हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सिलेबस का एक चैप्टर रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रवाद की आलोचना इसको पढ़ेंगे। देखिए, आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक चैप्टर है कि टैगोर और राष्ट्रवाद की आलोचना। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरी तरह पढ़ेंगे। आज आपको मेनली जो पढ़ना है वो ये है कि टैगोर जी ने राष्ट्रवाद के ऊपर अपने क्या विचार दिए हैं, इसको आज के इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अगर हम सिंपल कम शब्दों में बात करें तो टैगोर जी ने राष्ट्रवाद की आलोचना की है अपने सिद्धांतों में। अब उन्होंने समाज का पक्ष लेते हुए, टैगोर जी ने समाज का पक्ष लेते हुए राष्ट्रवाद की भावना की निंदा की है, इसकी आलोचना की है। क्या चीज़ें कैसे हैं, इसे चलिए अब डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम टैगोर जी की बात करें, सारी बातें अगर हम इनके अकॉर्डिंग समझें तो इनका मानना है कि जो समाज होता है वो एक क्रिएटिविटी देता है, जो वो लोगों को क्रिएटिव बनाता है। समाज के अंतर्गत नई विचारधाराएं आराम से आ जाती हैं, व्यक्ति काफ़ी स्वतंत्र रहते हैं, व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्र रूप से सोच बनाए रखते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, काफ़ी स्वतंत्रता होती है समाज में। साथ में ही नए विचार वगैरह जो हैं वो आराम से समाज में आ जाते हैं, या साथ में हम यूँ कह सकते हैं कि किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता, कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई भी व्यक्ति कहीं तक भी अपनी सोच को बढ़ा सकता है समाज के अंतर्गत। और समाज एक स्वाभाविक संस्था है जो अपने आप ही बन जाती है, इसको बनाया नहीं जाता, ऐसा मानना था टैगोर जी का। दूसरी तरफ टैगोर जी कहते थे कि जो राष्ट्र होता है, जिसमें राष्ट्रवाद की भावना पाई जाती है, इसको बनाया जाता है। टैगोर जी का मानना है कि जो राष्ट्रवाद की भावना है उसके अंतर्गत एक समुदाय के अंतर्गत व्यक्तियों को एक निश्चित बातें सोचने के लिए ही मजबूर किया जाता है। टैगोर जी का मानना होता है कि एक समुदाय है, मान लो अब उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई है। अब समुदाय के अंदर जो भी व्यक्ति है वो सिर्फ अपने अपने देश से संबंधित बातें ही सोच सकता है। अब उसकी जो सोच है वो लिमिट हो चुकी है, और राष्ट्रवाद के अंतर्गत एक समुदाय विशेष का ही प्रभुत्व होता है, और जो सभी लोगों को मजबूर करता है कि वो सब के सब एक जैसी विचारधारा अपनाएं। ठीक है, अभी हम आगे भी बात करेंगे काफ़ी डिटेल में, लेकिन बस आप इतना समझिए कि टैगोर जी का मानना था कि जो राष्ट्रवाद है वो सही नहीं है, इससे लोगों का विकास नहीं होगा। इसके साथ ही टैगोर जी मानते थे कि ये जो राष्ट्रवाद की भावना है ये यूरोपीय विचारधारा रही है, जो कि भारतीय समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, दूसरे समाज के लिए भी सही नहीं है। साथ में अभी हम और भी कॉन्टेक्स्ट समझेंगे कि आखिर क्यों टैगोर जी ने इसकी आलोचना की है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको हल्का-हल्का सारी बातें समझ में आई होंगी। आगे की बातें भी आपको अच्छे से समझ में आएँगी, बस आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो अभी हम डायरेक्टली अब हम बात करने जा रहे हैं टेक्स्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अभी हम बात करेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद पर टैगोर जी के क्या विचार रहे हैं। हम काफ़ी बारीकी से देखेंगे हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को समझेंगे, जिससे आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएँगी। टैगोर के अनुसार यूरोपीय राज्य संगठन राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित रहा है, जिसने व्यक्ति और समाज की सृजनात्मक क्षमता को धूल में मिला दिया है। इसी तर्क के आधार पर टैगोर ने राष्ट्रवाद का खंडन किया है। एक सच्चे मानववादी के नाते टैगोर ऐसी संस्थाओं और संगठनों को सहन नहीं कर सकते थे जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करती हों। इस दृष्टि से पश्चिमी जगत के राष्ट्रवाद और भारत जैसे तत्कालीन उपनिवेशों के राष्ट्रवाद में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि उस समय भारत भी, जिस समय रविन्द्रनाथ टैगोर की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बात क्या है इसको समझिए। देखो, जो टैगोर जी रहे हैं वो एक मानववादी रहे। मानववादी वो व्यक्ति होता है जो सिर्फ मानव के कल्याण पर फोकस करता है। ठीक है, मतलब एक मानव दूसरे के प्रति दया भाव रखे, एक मानव दूसरे को मानव की तरह ट्रीट करे, ना कि दास बनाए, ना कि निचली जाति में उसको स्थान दे। बल्कि मानववादी मानते हैं कि जितने भी मानव हैं वो सभी एक दूसरे का पूरी तरह सम्मान करें, दया की भावना एक दूसरे के प्रति रखें, एक दूसरे की सहायता करें। ये मानववाद होता है। दोस्तों, सिंपल सा है कि जो टैगोर जी थे उनका मानना था कि ये जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, ये जो राष्ट्रवाद का विचार है, भावना है, इसने व्यक्तियों और समाज की सृजनात्मक क्षमता को धूल में मिला दिया। मतलब जो व्यक्ति और जो समाज है उसकी सृजनात्मक क्षमता को बहुत ही कम कर दिया है, या उसको खत्म करने का प्रयास राष्ट्रवाद ने किया है। सृजनात्मक क्षमता का मतलब होता है कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता या एबिलिटी। ठीक है, और इस आधार पर
टैगोर जी ने इस विचारधारा का खंडन किया है, इसका विरोध किया है। एक सच्चे मानववादी थे वो, और इसी के चलते उन्होंने ये माना कि ये जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करती है, इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन होता है। तो इस दृष्टि से भी इन्होंने राष्ट्रवाद की विचारधारा का खंडन या आलोचना की थी। एक्चुअल में जो पश्चिमी, जो यूरोपीय देश थे, वहाँ पर जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी जिस तरह की, उसी तरह की विचारधारा भारत में भी पैदा हो रही थी, ऐसा मानना रहा था। तो इसलिए इन्होंने माना कि जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है वो भारत के लिए, या ये जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है पूरी तरह ये बेकार है। टैगोर के अनुसार समाज और राष्ट्र की उत्पत्ति प्रकृति और कार्यों में मौलिक अंतर पाया जाता है। समाज मानव प्रकृति की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह परस्पर सद्भावना और सहयोग के आधार पर मानवीय संबंधों के समायोजन का स्वाभाविक साधन है। यह स्वार्थ या किसी अन्य साध्य का साधन नहीं है। साधन मतलब होता है वो माध्यम जिससे हम कोई भी चीज़ प्राप्त करें, और साध्य मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस के वर्ड हैं, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। नहीं है, बल्कि अपने आप में साध्य है। इसके विपरीत राष्ट्र मुख्यतः कृत्रिम उपकरण हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें अगर आपको हार्ड लगती हैं तो कोई बात नहीं, जो मैं समझा रहा हूँ मेन फोकस आप उस पर करो। जो टैगोर जी रहे हैं उनका मानना है कि समाज और राष्ट्र, राष्ट्र आपको पता है ना, एक जो देश होता है, जो राष्ट्र की भावना है, जो यूरोप में पहले सामने आई थी, तो राष्ट्र और समाज की उत्पत्ति में अंतर होता है, टैगोर जी का मानना है। टैगोर जी कहते हैं कि जो समाज है वो अपने आप एक सद्भावना पर, एक अच्छी भावना और एक सहयोग के आधार पर अपने आप ही स्वाभाविक रूप से समाज बन जाता है, ऐसा टैगोर जी का मानना था। लेकिन ये जो राष्ट्र होता है ये स्वाभाविक नहीं है, ये अपने आप नहीं बनता, इसको बल्कि बनाया जाता है। कुछ कुछ स्पेशली कुछ लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं जिसके लिए इसको बनाया जाता है, और ये एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल डिवाइस है। ये अपने आप नहीं बना, इसको बनाया गया है। इसीलिए इसकी निंदा की जाती है टैगोर के द्वारा, और समाज का यहाँ पर समर्थन टैगोर के द्वारा किया जाता है। इस तरह राष्ट्र का संगठन राज्य के संगठन से मिलता जुलता है। देखा जाए तो राष्ट्र राज्य का ही परिष्कृत रूप है। जब किसी देश की संपूर्ण जनसंख्या शक्ति, संपदा और अभ्युदय की प्राप्ति के लिए अपने आप को सजग और सुनियोजित रूप से संगठित करती है, तब वह राष्ट्र का स्वरूप धारण कर लेती है। अपनी महत्वपूर्ण कृति सृजनात्मक एकता के अंतर्गत टैगोर ने लिखा है कि विभिन्न राष्ट्र शक्ति के संगठन हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्र और राज्य का मतलब यहाँ पर सेम माना गया है। टैगोर जी के द्वारा राष्ट्र और राज्य का मतलब लगभग सेम माना गया है। इन्होंने कहा है कि राष्ट्र और राज्य क्या है, ये बस शक्ति के संगठन है। इसमें क्या होता है, लोग अपने आप को एकजुट कर लेते हैं एक भावना के तहत, और अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए वो कुछ भी करते हैं। शक्तिशाली बनाने का मतलब है कि एक जो राष्ट्र होता है वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए हिंसा भी करता है, युद्ध भी लड़ता है, और एक ही विचारधारा को फॉलो करता है। एक ही विचारधारा का फॉलो करने का मतलब है कि वो अपनी सोच को लिमिट में कर लेता है, वो कुछ अनलिमिटेड नहीं सोचता है, वो लिमिट में कर कर ही सोचने लगता है। वो एक सोच से बाहर नहीं जाता, एक सोच तक सीमित हो जाता है एक राष्ट्र, और अपने आप को वो ऊंचा दिखाने के लिए सारी चीज़ें करता है, और शक्ति अर्जित करने का प्रयास, संपदा अर्जित करने का प्रयास करता है। तो इस तरह यहाँ पर राज्य की प्रकृति को टैगोर जी के द्वारा बताया गया है कि राज्य एक ऐसा स्वरूप है जो बस शक्ति का संगठन है। ठीक है, विभिन्न राष्ट्र शक्ति के संगठन है, बस वो पावर अर्जित करना चाहते हैं बस। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उन्नति के साथ साथ संपदा का भरपूर विस्तार हुआ है और संगठन की शक्ति अत्यंत विकसित हो गई है। इस प्रवृत्ति ने आधुनिक युग में विशेषतः यूरोप में राष्ट्रों के विकास को बढ़ावा दिया है। सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बस अभी आप बस वीडियो को देखते रहिए। क्योंकि समाज और राष्ट्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर आधारित हैं, इसलिए इनकी उपलब्धियों में भी अंतर पाया जाता है। समाज व्यक्तियों की सृजनात्मक प्रतिभा, क्रिएटिव टैलेंट की अभिव्यक्ति है, अतः वह साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, सामाजिक प्रतीकों, शिष्टाचार, अच्छे आचार, अच्छा कैरेक्टर के क्षेत्रों में नई नई रचनाओं की उद्भावना करता है। इससे हमारे जीवन में सौंदर्य, विविधता, आनंद और सत्य के ज्ञान की वृद्धि होती है, परंतु राष्ट्र आंतरिक स्वतंत्रता और सृजनात्मकता से शून्य होता है, अतः वह उत्पादन और विनाश करता है।
वृद्धि और संचय करता है, परंतु कोई सृजन नहीं करता। समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, राष्ट्र उसका दमन करता है। अब यहाँ पर आप बात को समझिए। देखिए, अभी मैं सारी बातों को साबित भी करने का प्रयास करूँगा, टैगोर जी के द्वारा जो भी बातें कही गई हैं, उसको साबित करने का भी प्रयास किया जाएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें बातों को। लेकिन अभी बस आप इतना समझो कि टैगोर जी क्या कह रहे हैं। टैगोर जी का मानना है कि जो राष्ट्र है और जो समाज है उसमें अंतर है। अब अगर हम राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र क्या करता है, इसको समझो। राष्ट्र उत्पादन करता है और विनाश करता है। ठीक है, राष्ट्र क्या करता है, अपने लोगों को एक संगठित कर लेता है, लोगों में जोश भर देता है, लोगों को कहता है कि सभी लोग ये कार्य करें। बस राष्ट्र क्या करता है, लोगों को निर्देश देने लगता है। इससे क्या होता है, लोगों की स्वतंत्रता का दमन होता है। राष्ट्र में क्या होता है, लोगों की स्वतंत्रता का दमन होता है, समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है। जो राष्ट्र होता है, जो कोई राज्य होता है, राष्ट्र होता है, उसमें हम देखते हैं कि वो उत्पादन करता है, उसका विनाश करता है, वृद्धि करता है, संचय करता है, इकट्ठा करता है, संपत्ति को इकट्ठा करता है, लेकिन कोई नई चीज़, कोई सृजन नहीं करता, कोई विकास सही से नहीं करता। ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे कहा गया है कि जो समाज होता है, टैगोर जी का मानना है, वो सृजनात्मक प्रतिभा को दर्शाता है। समाज के अंतर्गत व्यक्ति कई कई गुना टैलेंटेड होता है, क्रिएटिव बनता है। जो व्यक्ति होते हैं वो साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, सामाजिक प्रतीकों, इन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रचनाएं लाते हैं सामने, अलग अलग भावनाओं का सृजन करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर टैगोर जी का मानना है कि एक समाज के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी स्वतंत्र होता है, वो स्वतंत्र रूप से सोच सकता है, और जब वो स्वतंत्र होकर सोचेगा तो वो नए नए विचारों को प्रस्तुत करेगा। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि टैगोर जी का मानना था कि जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है वो एक सोच तक व्यक्तियों को सीमित करती है, लोगों को एक तरह से प्रोत्साहित करती है किसी चीज़ कार्य को करने के लिए, लेकिन वो कार्य सही हो ये कुछ कह नहीं सकते हम। जैसे कि मान लो, जब हम मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था कि भारत में उन्होंने द्वि राष्ट्र सिद्धांत को रखा था। ठीक है, द्वि राष्ट्र सिद्धांत उन्होंने रख दिया था, तो भारत को उन्होंने दो राष्ट्र बनाने की बात की थी। अब इससे क्या हुआ, इससे दोनों जो भारत में लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम, उनके बीच विवाद बढ़ गया। जो हिंदू थे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। अभी आपको राष्ट्रवाद की भावना अच्छी लग रही होगी, लेकिन जब वो राष्ट्रवाद की भावना एक धर्म से संबंधित हो जाती है तो वो बेकार बन जाती है। उसी तरह हिंदू और फिर मुस्लिम, जो इस्लामिक जो धर्म है, उससे एक राष्ट्रवाद की भावना यहाँ पर पैदा होती है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने द्वि राष्ट्र का सिद्धांत आगे चलकर हम देखते हैं भारत के लिए रखा था, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्रों की बात की थी। इससे क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई भारत में। कैसी? पूरे देश के लिए नहीं, सिर्फ अपने संप्रदाय के लिए। हालांकि बहुत सारे लोगों ने अपने पूरे देश के लिए राष्ट्रवाद की भावना का समर्थन किया, लेकिन जो अगर हम जिन्ना जैसे लोगों की बात कर लें तो द्वि राष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत क्या हुआ कि धर्म से संबंधित राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ावा दिया गया। इससे हुआ ये कि जो हिंदू लोग थे, जो हिंदू विचारधारा से संबंधित लोग थे, जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने बस हिंदू विचारधारा को ही राष्ट्रवाद का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संस्कृति है, जो हिंदू विचार है, हिंदू धर्म ग्रंथ है, वही राष्ट्रवाद है। उन्हीं को अगर मानेंगे व्यक्ति तो वो राष्ट्रवाद है, नहीं तो नहीं। ठीक है। दूसरा जो मुस्लिम थे, उनका ये मानना था कि पूरे जो मुस्लिम है वो एकत्रित हों, उनका अपना स्टेट हो, और यही उनके लिए राष्ट्रवाद है। उन्हीं के धर्म ग्रंथों को, शरीयत को बढ़ावा दिया जाए, ये राष्ट्रवाद है। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि अब लोगों ने, मैं यहाँ पे सारी बातें आपको बस समझा रहा हूँ टैगोर जी के कॉन्टेक्स्ट में। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग राष्ट्रवाद की विचारधारा में जो बढ़ गए, इससे क्या हुआ कि अब यहाँ पर कुछ विचारधाराएं बिल्कुल सीमित हो गई। अब लोग इससे परे होकर नहीं सोच रहे। अब लोगों ने अपने अपनी राष्ट्रवाद की विचारधारा को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया, और वो उसी के तहत अपने अपने विचारों को उन्होंने सीमित कर लिया। अब वो कुछ नया सोचने को तैयार ही नहीं है। अब वो एकता के लिए या नया सोचने के लिए कुछ तैयार ही नहीं रहे, और इसी के कारण भारत का विभाजन हुआ आगे चलकर, और पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में सामने आ गया। तो मतलब आप समझिए कि टैगोर जी का मानना रहा है कि जो राष्ट्र होता है, उसके अंदर जो राष्ट्रवाद की विचारधारा पैदा होती है, वो लोगों को सीमित कर देती है सोचने के लिए। जो प्रमुख लोग होंगे, जो वो लोग कहेंगे कि हमें भाई ये विचारधारा प्रमुख रूप से माननी है, तो दबे कुचले लोग जो भी होंगे, गिने चुने, जो अलग सोचना चाहते होंगे, उन्हें भी यही विचारधारा फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं अलग अलग धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं
कि एक धर्म के अंदर ही मान लो कुछ लोग हैं जो मानववादी हैं, तो वो लोग भी विचारधारा को फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ऐसा मानना रहा है टैगोर जी का। व्यक्ति जब राष्ट्र के विस्तृत यंत्रीय संगठन का अंग बन जाता है, तब वह अपने आप में बेगाना हो जाता है, वह अपने मन की चाह को भूल जाता है और उसकी पूर्ति का कोई प्रयत्न नहीं करता। ठीक है, मतलब यह है कि जब व्यक्ति अपने राष्ट्र के अंतर्गत रहने लगता है, तो वो राष्ट्र से संबंधित ही विचारधारा को फॉलो करने लगता है और फिर वो अपनी खुद की विचारधारा को, मन को भूल जाता है। राष्ट्र अपने बल और कार्यकुशलता को बढ़ाने की लालसा में, इच्छा में, लालच में व्यक्तियों को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करता है। वह शिक्षा और प्रचार के विभिन्न साधनों की सहायता से उनके विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है, और यदि उनमें स्वतंत्रता की कोई प्रवृत्ति दिखाई दे तो उसे संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यही है कि जो राष्ट्र होता है, जो एक देश होता है, वो राष्ट्रवाद की विचारधारा के अंतर्गत अपनी कार्यकुशलता और बल के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर एक राष्ट्र व्यक्तियों को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करता है। अलग अलग व्यक्ति हों, अलग अलग धर्म के हों, अलग अलग संस्कृति के हों, मैटर नहीं करता। अब एक ही धर्म में अलग अलग सोच रखने वाले व्यक्ति हों, एक ही संस्कृति में अलग अलग सोच रखने वाले व्यक्ति हों, अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति हों, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक राष्ट्र होता है, वो सभी को एक सांचे में ढालने का प्रयास करता है। ये बात हकीकत भी है। ठीक है, जो एक राष्ट्र होता है वो कोशिश करता है कि हमारे जो लोग हैं उसमें सिमिलैरिटीज़ हो। जैसे कि हिंदी भाषा, अब हम क्या इसको इग्नोर कर दें कि जो भारत है या जो भारतीय सरकार है वो चाहती है कि हिंदी भाषा पूरे भारत में बोली जाए। हम लोग खुद चाहते हैं क्योंकि हम भी हिंदी ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें केरल वगैरह की, तमिलनाडु वगैरह की, तो वहाँ की सिचुएशन अलग है। उत्तर पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ की बात अलग है। तो भाषाएं हमें हम थोप नहीं सकते। ठीक है, तो ये सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक राष्ट्र जो होता है वो यही कोशिश करता है कि सभी को एक सांचे में बांधा जाए। तो इस तरह निंदा की गई है एक राष्ट्र की, एक राष्ट्रवाद की, टैगोर जी के द्वारा। जैसा कि टैगोर ने अपनी चर्चित कृति, इनकी किताब है राष्ट्रवाद, उसके अंतर्गत स्पष्ट किया है कि लोग अपने आप को शक्ति और लाभ, पावर एंड प्रॉफिट का उपकरण बनाने की लालसा में इस मानसिक दासता को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और अपनी उदान आकांक्षाओं का परित्याग कर देते हैं। तो मतलब यही है कि राष्ट्रवाद की विचारधारा के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है वो अपनी एक जो विचारधारा थी, आकांक्षाएं थी, उसका परित्याग करके अपने आप को शक्तिशाली बनाने में ही लग जाता है, जिससे कि राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा। टैगोर के अनुसार आधुनिक राष्ट्र भीड़ मनोविज्ञान का अंधाधुंध प्रयोग करके अपनी शक्ति को बेहिसाब बढ़ा देते हैं। शासक अपने विशिष्ट उद्देश्यों की सिद्धि के लिए जनमानस में आतंक, जातीय गर्व और दूसरों के प्रति घृणा का संचार करते हैं। समाचार पत्रों, शिक्षा संस्थानों और धार्मिक संस्थाओं का तक से यही काम लिया जाता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ टैगोर जी को सही साबित करना या उनकी विचारधाराओं को आपको मुझे समझाना है यहाँ पर। ठीक है, बाकी आपका माइंड सेट है, आप जैसा सोचें वो आपके लिए ठीक होगा। आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो जैसा आपका विचार हो आप वैसे सारी बातों को सोचें और वैसे समझें। लेकिन अभी मैं टैगोर जी की बात को बस आपको समझाना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, टैगोर जी का मानना था, जैसे अभी एक एग्जाम्पल लिया, आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे कि मान लो इंडिया है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि एक देश में जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है वो तो बहुत अच्छी है, इससे तो एक जो देश के नागरिक हैं वो उसमें क्या होगा, उसमें देशभक्ति की भावना आएगी। ठीक है, उसमें देशभक्ति की भावना आएगी। जैसे कि भारत के लोगों में राष्ट्रवाद है तो भारत के लोगों में अपने देश के प्रति देशभक्ति है, पाकिस्तान में अपने देश के प्रति और इंग्लैंड में अपने देश के प्रति। लेकिन यहाँ पे बात को समझिए, टैगोर जी का जो विचार था वो काफ़ी व्यापक था, वो विश्व लेवल का विचार है इनका। ये मानववाद की बात करते हैं और मानववाद पाकिस्तान के लिए भी सेम रहेगा, भारत के लिए भी सेम रहेगा और इंग्लैंड के लिए भी सेम रहेगा। जैसे कि मान लो अगर टैगोर जी के हिसाब से अगर हम मानववादी बन गए तो हम चाहे पाकिस्तान का व्यक्ति हो, चाहे इंग्लैंड का व्यक्ति हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का, हम हर एक व्यक्ति को एक जैसा ट्रीट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि भाई वो इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टैगोर जी के विचारों को पहले समझ लें तो टैगोर जी पूरे विश्व के लिए बात कर रहे थे, वो मानववाद की बात कर रहे थे। तो उनके लिए एक देश का जो राष्ट्रवाद था वो तुच्छ था,
तुच्छ का मतलब वो निचला था, वो दूसरे देशों के प्रति युद्ध को बढ़ावा देता है। बात हकीकत है, हमारा राष्ट्रवाद हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हाँ, हमारा राष्ट्रवाद हमारे लिए अच्छा भले है, लेकिन विश्व के लिए ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विश्व में इससे युद्ध हो सकता है। जैसे कि मान लो अब पाकिस्तान का अगर हम राष्ट्रवाद देखें तो वो थोड़ा कट्टरपंथी राष्ट्रवाद आ जाता है। अब उसका जो राष्ट्रवाद है वो तैयार है कि हमें इंडिया से लड़ाई करनी है, उसका जो राष्ट्रवाद है वो तैयार है कि हमें अपने धर्म को ही प्रमुख रखना है अपने राज्य में, ठीक है। जो दूसरी जो माइनॉरिटीज़ थी, कभी हुआ करती थी पाकिस्तान में, उनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है। तो ये जो राष्ट्रवाद है, इसने क्या किया? इसने यही तो किया जो वायलेंस को बढ़ावा दिया, या वायलेंस को कह सकते हैं, या जो विकार, जो कट्टरपंथ है, उसको बढ़ावा दिया। तो इस तरह टैगोर जी राष्ट्रवाद की विचारधारा का खंडन करते हैं। और राष्ट्रवाद की विचारधारा, जैसे कि अगर हम इंडिया में बात कर लें तो राष्ट्रवाद की विचारधारा पूरी तरह सिमिलर नहीं हो पाती। इंडिया में तो कई सारे धर्म हैं, कई सारे लोग हैं, कई सारी संस्कृतियां हैं, कई सारी भाषाएं हैं। तो टैगोर जी का मानना रहा है कि अलग अलग जो समुदाय है वो अपने हिसाब से राष्ट्रवाद की विचारधारा को तय कर लेता है, और जो दूसरे समुदाय हैं या जो लोग हैं, उन सभी को एक ही विचारधारा के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाता है कि वो इसी विचारधारा को फॉलो करें या ऐसा ही विचार रखें, जिस कारण से व्यक्ति में क्या होता है, एक तरह से बेकार भावना पैदा होती है। जैसे कि जातीय गर्व दिखा देना, जो ऊंची जातियां हैं वो अपने आप को ऊंचा दिखाकर राष्ट्रवाद दिखाना चाहती हैं, निचली जातियों को नीचा दिखाना, आतंक फैलाना, दूसरों के प्रति घृणा दिखाना। जैसे कि मान लो हम ऐसे घृणा करते हैं जैसे कि पाकिस्तान बेकार है पूरी तरह। देखो, पाकिस्तान तो बेकार है 100% हमारे लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे बस मैं समझा रहा हूँ। तो हम जैसे अपने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं, या पाकिस्तान अपने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है कि देखो इंडिया हम बहुत बेकार है, उसने हमारा नुकसान किया है, इंडिया ने ये काम किया है। या जो भारत है उसमें हम पाकिस्तान या दूसरे देशों के प्रति घृणा दिखाकर, नफरत फैलाकर हम अपने राष्ट्रवाद को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करते हैं। देखो, कुछ बात तो हकीकत है, लेकिन यहाँ पे बस मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे कि अब चीन हो गए, पाकिस्तान हो गए, जिनसे हमारे युद्ध हो चुके हैं, देखो साफ सी बात है, जिस देश के साथ युद्ध हो चुका है वो हमारे लिए बेकार ही रहेगा। क्योंकि युद्ध अगर वो अच्छा होता, या आपस में हमारे रिलेशन ठीक ठाक होते, तो कितनी ही बेकार सिचुएशन आ जाती, कभी युद्ध नहीं होता, ठीक है। आपने कभी भी बहस करी होगी, आप गुस्सा हुए होगे किसी दोस्त से, लेकिन अगर आपका और आपके दोस्त के रिलेशन ठीक हैं तो आप उसको मारोगे नहीं, या उससे लड़ाई नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, अगर आपके रिलेशन कितने ही ख़राब हो जाएं तो। लेकिन युद्ध हो जाता है, बड़ी लड़ाई हो जाती है, तो आप फिर कुछ भी कर लो, वो रिलेशन सुधरने वाले नहीं हैं। तो इस तरह, चलो कोई नहीं, वो बात अलग है, अलग टॉपिक है, उस पर एक्सप्लेन किया जाएगा। फॉरेन पॉलिसी किसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, हम बात करेंगे। और यहाँ तक हमने देख लिया, काफ़ी अच्छे से समझ लिया। तो टैगोर जी का मानना यही था, जो राष्ट्रवाद की भावना है वो घृणा को फैलाती है, इसके अलावा कई सारी बेकार चीज़ों को वो फैलाती है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। भीड़ के सदस्य के नाते व्यक्ति अपने विवेक और नैतिक बोध को खो बैठता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भीड़ के सदस्य, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना के सदस्य होने के नाते जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी बुद्धि को, अपनी नैतिक भावना को खो बैठता है। राष्ट्रवाद के नशे में लोग घिनौने से घिनौना काम करने को उतारू हो जाते हैं, और उन्हें अपने नैतिक पतन का आभास भी नहीं होता। कोई राष्ट्र छल बल या अत्याचार के सहारे अपनी शक्ति और संपदा का जो विस्तार करता है, उसे राष्ट्रीय गौरव और सफलता के रूप में सराहा जाता है और उसका गुणगान किया जाता है। तो यहाँ पे यही बात है कि जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, उसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी खुद की नैतिक भावना को भूल जाता है। आप तालिबान ले लीजिए, अब अगर हम अफ़गानिस्तान की नज़र से देखें, उसको विश्व की नज़र से देखें तो वो एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन अगर हम तालिबान के लोगों की नज़र से देखें तो वो कहेंगे कि हम तो राष्ट्रवादी हैं। और उसके अंतर्गत जो व्यक्ति हैं वो अपने नैतिक भावना को भूल चुके हैं, हर चीज़ करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन वो अपने आप को राष्ट्रवादी मान रहे हैं, है ना। आप बात को समझिए, जगह के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप बात को समझें, तो राष्ट्रवाद किस हद तक लोगों का नैतिक पतन कर सकता है, ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा सकते हैं। टैगोर ने राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति को यूरोपीय साम्राज्यवाद का मूल कारण माना है। अपनी भव्य कृति राष्ट्रवाद के अंतर्गत टैगोर ने लिखा है कि पश्चिम के राष्ट्र ऐसे हिंसा जंतुओं के दल थे जिन्हें अपने शिकार की तलाश थी।
एशिया और अफ्रीका के लोग राष्ट्रों के रूप में संगठित नहीं थे, अतः वे निरीह और शांति प्रिय थे और उनका संगठन कमजोर था। वे आक्रामक शक्ति से शून्य थे, अतः वे पश्चिम के रक्त पिपासु, रक्त पीने वाले राष्ट्रों की गृध्र दृष्टि के शिकार हो गए। अभी मैं सारी बातें समझाऊंगा। इस तरह पश्चिमी राष्ट्रों ने एशिया और अफ्रीका के देशों पर जो अपना उपनिवेशी शासन स्थापित किया, वह सुसंगठित, कार्यकुशल और प्रभावशाली तो था, परंतु वह हृदयहीन और क्रूर अमानवीय था। यूरोपीय राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों का राजनीतिक और आर्थिक शोषण तो किया ही, साथ ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति को भी क्षीण कर दिया, कमजोर कर दिया और उनके भविष्य को अंधकार में बनाने में कोई कोर कसर नहीं रहने दी। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें टैगोर जी के टाइम पीरियड की, तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिए वो उस टाइम के एग्जांपल नहीं है, लेकिन देखिए टैगोर जी मुख्य रूप से मानते थे कि ये जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है वो यूरोपीय संबंधित है, इसलिए इन्होंने विरोध नहीं किया राष्ट्रवाद की विचारधारा का कि ये यूरोप से संबंध रखती है, बल्कि इन्होंने कहा कि देखो, ये जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है ये यूरोप से आई है, यूरोप में ही राष्ट्र का जन्म हुआ था, राष्ट्र एक बने थे पहले। सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था, जब वहाँ पर वेस्टफेलिया की स्टार्टिंग, मतलब मैंने कई सारी वीडियोज़ में आपको पढ़ाया है कि जो वेस्टफेलिया की संधि होती है, उसके बाद वेस्टफेलिया की संधि के बाद ही यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय होता है। देखो क्या होता है कि 16वीं शताब्दी से पहले यूरोप में बहुत सारे युद्ध वगैरह होते हैं, जो साम्राज्य होते हैं जिनकी बाउंड्रीज सीमित नहीं होती, कभी छोटी कभी बड़ी होती रहती है, राजा आपस में लड़ते रहते थे। फिर आगे चलकर वेस्टफेलिया की संधि हुई और वेस्टफेलिया की संधि के तहत सभी राजाओं ने अपनी अपनी बाउंड्री को सीमित कर लिया। सीमित का मतलब तय कर लिया कि हमारी बाउंड्री यहाँ तक है, निश्चित कर लिया, कोई इससे आगे नहीं जाएगा, कोई इससे पीछे नहीं जाएगा, ये हमारी बाउंड्री है, सब आपस में एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तो इससे राष्ट्र उभरा और राष्ट्र के अंतर्गत जो व्यक्ति रहते थे, पहले जो व्यक्ति समाज में रहते थे, अब वो राष्ट्रवादी हो गए, अपने राष्ट्र के लिए उन्होंने हर चीज़ करने को तैयार हो गए। अब वो एक समूह में इकट्ठा हो गए। फ्रांस के लोग फ्रांस के राष्ट्र के लिए मरने मिटने को तैयार हो गए, इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के लिए, और अलग अलग देशों के लोग अलग अलग अपने अपने देश के लिए पूरी तरह संगठित हो गए, एकजुट हो गए। ये यूरोपीय विचार रहा था, टैगोर जी के अनुसार ऐसी ऐसी चीज़ रही थी, और ये इसी भावना ने यूरोपीय साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया और इसी कारण से यूरोप ने अलग अलग देशों को गुलाम बनाया। अब टैगोर जी कहते हैं कि जो दूसरे देश थे यूरोप को छोड़कर, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, तो वहाँ पर लोग राष्ट्रों के रूप में संगठित नहीं थे, एकजुट नहीं थे, वो लोग समाज के रूप में फैले हुए थे, खुला विचार था, संगठित नहीं थे। और इसी कारण से, क्योंकि राष्ट्र काफ़ी शक्तिशाली था यूरोपीय, और इसी कारण से उन्होंने शांतिप्रिय लोगों को अपना गुलाम बना लिया, और जो कि आक्रामक शक्ति से शून्य थे। और इसी तरह यूरोपीय देशों ने इन देशों का शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, काफ़ी तरह से इनका शोषण किया और एक हृदयहीन शासन चलाया। यहाँ पर मानवीयता के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब यहाँ पर अमानवीय कार्य यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा अपने उपनिवेशों में किए गए थे, जिस कारण से यूरोपीय राष्ट्रों ने इनका काफ़ी ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक शोषण तो किया ही, हर तरह से राजनीतिक शोषण किया ही, साथ में ही जो यहाँ पर आध्यात्मिक चीज़ें थी, जो एक नैतिकता की भावना थी, जो आध्यात्मिक शक्ति थी एशिया अफ्रीका वगैरह के देशों में, उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया और जो भविष्य का जीवन था उसको अंधकार में बना दिया। देखो सिंपल सी बात है, अभी अगर हम कुछ खास समझे ना समझे, इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि टैगोर जी के विचारों में इतना तो कन्फर्म है कि एशिया और अफ्रीका का नुकसान हुआ, जो कि हम देख सकते हैं। कैसे भविष्य इनका कैसे अंधकार में हो गया, हम देखते हैं। बंटवारे हुए, कई सारे देशों का विभाजन हुआ और उस विभाजन के कारण आज भी लड़ाई हो रही है। अफ़गानिस्तान ले लो, अफ़गानिस्तान नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरा एशिया ले लो, एशिया के अलावा जो अफ्रीका है, ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जो वायलेंस है, यहाँ पे जो आर्थिक रूप से कमियां हैं, कमजोरी है, पैसे से संबंधित जो गरीबी है, लड़ाई झगड़े जो हैं, एक देश से दूसरे देश में बाउंड्री को लेकर, सीमा को लेकर जो विवाद वगैरह है, वो सब किसकी देन है? वो यूरोपीय राज्यों की ही देन रहा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूरोपीय राज्यों की देन है, जो भविष्य में और भी आगे तक लोगों को, यहाँ के राष्ट्रों को परेशान करती रहेंगी। पता नहीं इसका अंत कब तक हो। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रभाव इन राष्ट्रों का रहा। पश्चिमी राष्ट्र एशिया और अफ्रीका के कमज़ोर देशों को जोंक की तरह चिपट गए और उनका खून चूसने लगे। पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों का दोहन किया, परंतु पश्चिमी सभ्यता के लाभ उन तक पहुंचने नहीं दिए। पूर्व और पश्चिम के संपर्क के कारण जहां कहीं
पश्चिम के जो कुछ अच्छे विचार थे, जैसे कि समानता की भावना, न्याय बोध और कानून के प्रति आदर की प्रवृत्ति, पूर्व यानी एशिया अफ्रीका के देशों तक पहुंचने का अवसर आया। वहां साम्राज्यवादी देश बीच में दीवार बनकर खड़े हो गए। कहने का मतलब है कि पश्चिमी जो राष्ट्र थे, इन्होंने जो उपनिवेश थे इनके, उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया और उपनिवेशों में पश्चिम के जो अच्छे विचार थे यूरोप के, उनको आने नहीं दिया। देखो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? ये सारी चीज़ें राष्ट्र कर रहे हैं। इस तरह राष्ट्र की निंदा की गई है टैगोर जी के द्वारा। इतना ही नहीं, यूरोपीय देशों की राष्ट्रीय भावना ने उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा के बीज बो दिए, जो प्रथम विश्व युद्ध के महाविनाशकारी रूप में प्रस्फुटित हुए। वाणिज्य व्यापार की वृद्धि और क्षेत्र विस्तार की लालसा ने उन्हें परस्पर संदेह, ईर्ष्या और छल कपट के ऐसे फंदे में फंसा दिया कि वे एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। और अतः राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम यह हुआ कि मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी या दुश्मन बनकर रह गया। दोस्तों बात को समझें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितनी बातें अभी आपको समझाई गई, कहा जा रहा है कि जो राष्ट्र की भावना है सबसे पहले यूरोप में ही हमें दिखाई देती है। और यूरोप में अगर राष्ट्रवाद की भावना नहीं होती तो कोई भी देश साम्राज्यवाद का शिकार नहीं होता। कहने का मतलब ये है, मतलब ये कि ये राष्ट्रवाद की विचारधारा, टैगोर जी का मानना है कि बेकार रही है। इसका सबूत यही है कि राष्ट्रवाद की विचारधारा ने युद्ध को बढ़ावा दिया है। राष्ट्रवाद की विचारधारा, जैसे कि मान लो यूरोप है, ठीक है, यूरोप इतना बड़ा है। अब यूरोप के अंदर इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ठीक है, यहाँ तक कि रूस भी है, पोलैंड है, और अलग अलग देश के हैं, ठीक है, अलग अलग राष्ट्र हैं। अब इन राष्ट्रों ने राष्ट्रवाद की भावना के तहत आपस में इतनी बड़ी बड़ी दुश्मनी स्थापित कर ली कि आपस में ही इन्होंने युद्ध भी किया। मतलब क्या कि इन्होंने एक मनुष्य को ही मनुष्य का दुश्मन मान लिया। आपस में युद्ध हुए राष्ट्रवाद की विचारधारा के अंतर्गत। जैसे कि हम देखते हैं युद्ध में हर एक समुदाय को अपने देश जन्मभूमि से संबंधित प्रेरणा देकर युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया गया, संगठित किया गया। असल में यहाँ पर टैगोर जी देशभक्ति को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो राष्ट्रवाद की भावना ये असल में देशभक्ति ही नहीं है, ये बेकार भावना है। तो ये यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हुई, शोषण हुआ, कि वो पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा हुआ। तो ये जो राष्ट्रवाद था, जो पश्चिमी राष्ट्रों से इन उपनिवेशों में फैल रहा था, चाहे भारत हो चाहे अफ्रीका हो, तो यहाँ पर जो राष्ट्रवाद फैल रहा था ये बेकार था। इसकी आलोचना की गई थी टैगोर जी के द्वारा। टैगोर के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैगोर के अनुसार इस अभिशाप से मानवता की मुक्ति का उपाय यह होगा कि राष्ट्रीय भेदभाव की दीवार गिरा दी जाए। अगर टैगोर जी ने कहा कि अगर हमें इस अभिशाप से बचना है, तो अगर हमें मानवता की मुक्ति का उपाय करना है, मानवता के विचार को बढ़ावा देना है, तो हमारे लिए यही सबसे अच्छा होगा कि हम राष्ट्रीय भेदभाव की ये जो दीवार है उसको गिरा दें, उसको ख़त्म कर दें। मानवीय संबंधों को विश्व स्तर पर परस्पर सद्भावना और सहृदयता और सहयोग के आधार पर फिर से जोड़ दिया जाए। और इस तरह उन्होंने मानवीय भावना पर आधारित अंतर्राष्ट्रवाद के विकास का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रवाद। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले पढ़ाया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि टैगोर जी का जो विचार था वो ये था कि मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बन जाता है राष्ट्रवाद के द्वारा। सिंपल सी बात है कि उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना का विचार की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, राष्ट्रवाद की जो धारणा है, वो मनुष्य को मनुष्य का दुश्मन बना देती है। कैसे कि अलग अलग, अब हमें राष्ट्र मैप में हमें अलग अलग देश दिखाई देते हैं जो एक दूसरे देश से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। जैसे कि हम मान लो, जो चाइना के लोग हैं वो भारत से दुश्मनी कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भारत से दुश्मनी कर रहे हैं, भारत के लोग पाकिस्तान से, चाइना से दुश्मनी कर रहे हैं कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। इसी तरह जो यूरोपीय अमेरिका है, अमेरिका के जो लोग हैं वो चाइना को बेकार मानते हैं, चाइना के लोग बेकार हैं, या जो दूसरे देश हैं उनके लोग बेकार हैं। ईरान, इराक के लोगों से दुश्मनी है, तुर्की के लोग बेकार हैं। आपस में मनुष्य ने मनुष्य को दुश्मन मान लिया कि ये तो उस देश से आया है। देखो हकीकत, देखो यहाँ पर मैं बस आपको टैगोर जी की विचारधारा को समझा रहा हूँ। अब हम यूँ कहें कि सर आप कैसे कह सकते हो, आप लोग कहो कि सर आप पाकिस्तान को अच्छा कैसे कह सकते हो, वहाँ के लोगों को अच्छा कैसे कह सकते हो। मैंने एक बार भी वहाँ उसे अच्छा नहीं कहा। मैं बस ये बता रहा हूँ कि जो हकीकत है आप वो देखिए कि हम एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, ये हकीकत है, ठीक है, और मानना भी चाहिए। हम वो वजहें हमारे पास हैं, वो रीज़न हमारे पास है कि आखिर हम दोनों में दुश्मनी, या हम
चीन के साथ हमारे रिलेशन अच्छे क्यों नहीं है, इन सभी के कारण हमारे पास हैं, मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो भावना है राष्ट्रवाद, इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है इस दुश्मनी को बढ़ावा देने में, ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना के अंतर्गत एक राष्ट्र, एक व्यक्ति अपने ही देश से प्यार करता है, तो दूसरे व्यक्ति जो राष्ट्र होंगे जिसे वो अच्छा नहीं मानता, तो वहाँ के व्यक्ति के साथ वो अच्छे रिलेशन नहीं रखना चाहता, उसे अच्छा नहीं मानता। तो इससे होता ये है कि एक राष्ट्र के लोग दूसरे राष्ट्र से नफरत करते हैं या एक दुश्मनी बन जाती है। तो इस तरह जो मानवता का विचार था, टैगोर जी का मानवता का विचार, वो पूरी तरह पूरे विश्व पर लागू नहीं, मतलब पूरे विश्व में फैल नहीं पाएगा राष्ट्रवाद की विचारधारा के कारण। तो इसीलिए टैगोर जी ने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रवाद है, एक अच्छी सद्भावना के ऊपर आधारित, एक मानवीय भावना के ऊपर आधारित, सहृदय और सहयोग पर आधारित अंतर्राष्ट्रवाद को हमें बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें हर राष्ट्र के व्यक्ति एक दूसरे के राष्ट्र का समर्थन करें, एक दूसरे के विकास का समर्थन करें, साथ में ही मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे या मानवता को बढ़ावा दिया जाए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम बस टैगोर जी के विचारों को समझ रहे थे। यहाँ पे हमने टैगोर जी के विचारों को समझ लिया। मुख्य रूप से हमें यही समझना था आज के टॉपिक में, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना इनफ है। हमें समझना था कि टैगोर जी ने राष्ट्रवाद के ऊपर अपने क्या विचार दिए। तो टैगोर जी ने राष्ट्रवाद पर अपने जो विचार दिए, उसमें इन्होंने राष्ट्रवाद की आलोचना की है, ठीक है। राष्ट्रवाद की क्यों आलोचना की, कैसे की, वो सारे रीज़न मैंने आपको बता दिए विद एग्जाम्पल। अब आप उसके पक्ष में विपक्ष में आप आंसर अपना कर सकते हो, वो चीज़ अलग है, लेकिन हमें राष्ट्रवाद को यहाँ पे टैगोर जी के अकॉर्डिंग समझना था। और आंसर राइटिंग में अगर आपको टैगोर जी के ऊपर ही लिखना पड़ेगा, तो ये सारी बातें आप वहाँ पर लिखेंगे। अपने शब्दों में थोड़ा बनाकर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल आप अपने अकॉर्डिंग कुछ सही सही डाल लेना, जो आपको लगता है कि ठीक है। ज़्यादा एग्जाम्पल डालने के चक्कर में कन्फ्यूज़ मत हो जाना। नॉर्मल नॉर्मल डालना कि आप अच्छे से कर पाओ। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई। राष्ट्रवाद के ऊपर टैगोर जी के क्या विचार थे, उसको आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।